आज हम सहसंबंधांक के सेकंड मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले के सहसंबंधांक का जो पहला मेथड था विकीर्ण आकृति की विधि, उससे रिलेटेड मैंने दो क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था, जिसमें मैंने संपूर्ण धन सहसंबंध, संपूर्ण ऋण सहसंबंध की चर्चा की थी। और आंशिक धन सहसंबंध, आंशिक ऋण सहसंबंध बड़ा ही आसान है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि अगर एक रेखा में नहीं है तो वह आंशिक रहेंगे। अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, बाईं ओर से दाईं ओर, तो आंशिक धन सहसंबंध है। अगर एक रेखा में नहीं है, ऊपर से नीचे की ओर, बाईं ओर से दाईं ओर आ रहे हैं, तो वह आंशिक ऋण सहसंबंध है। तो इसके लिए मुझे किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है चर्चा करने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सहसंबंधांक के मेथड नंबर सेकंड की, जिसका नाम है कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि। कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि में जो सूत्र है उसको दो फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। एक तो बड़े प्रश्नों हेतु सूत्र और दूसरा छोटे प्रश्नों यानी लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए जो है सूत्र है। तो बड़े प्रश्नों के लिए जो पॉइंट्स हैं उसको हमने तीन पॉइंट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। जो पहला है कि जब x बार तथा y बार यानी चल x का माध्य और चल y का माध्य पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब होता है दशमलव में और बटे में, यानी इंटीजर्स में ही आना चाहिए, फ्रैक्शनल होना नहीं चाहिए। x बार और y बार पूर्णांक हो तथा जो चल के मूल्य हैं वो बहुत ज्यादा बड़े ना हो। बहुत ज्यादा बड़े का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 36, 75, 85, 12,000, 13,000, 77, यानी थोड़े से ऐसे चल मूल्य जिनका कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान ना हो। अब 79 का स्क्वायर फटाफट निकालना होगा तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ है। तो इसलिए यहां पर क्या है, जब x बार तथा y बार पूर्णांक हो तथा चल मूल्य अधिक बड़े ना हो, तब सबसे मेन बात क्या है, यहां पर जो x बार और y बार है वो कैसा होना चाहिए, पूर्णांक। और चल मूल्य कैसे होने चाहिए, बहुत अधिक बड़े नहीं होने चाहिए। तो यहां पर r मतलब सहसंबंधांक। सहसंबंधांक का फॉर्मूला होगा सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इन शॉर्ट इसे क्या कहा जाता है, माध्य में से लिए गए विचलनों के, इसको कहते हैं माध्य में से लिए गए विचलन। ये इसको भी क्या कहते हैं, माध्य में से लिए गए विचलन। इन दोनों के बीच में देखिए तो गुणे का साइन है, जहां कोई साइन नहीं है वहां पर कौन सा साइन रहेगा, गुणे का। तो माध्य में से लिए गए विचलनों के गुणाकार के योग को भाग किया जाएगा किससे, माध्य में से लिए गए विचलनों के वर्गों के योग के वर्गमूल से। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले x माइनस एक्स बार निकालना है, उसके बाद उसी का गुणा उसी के साथ करना है, यानी वर्ग कर देना है, उसके बाद में उसका टोटल मानना है। फिर वैसे ही y माइनस वाई बार। ये जो पूरा फॉर्मूला है ये कब अप्लाई होगा, जब x बार और y बार पूर्णांक में हो तथा चल मूल्य बहुत ज्यादा बड़े ना हो तब। और x बार का आप लोग पहले भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, सिग्मा x इज डिवाइडेड बाई n, x बार मिलेगा, सिग्मा y इज डिवाइडेड बाई n, y बार मिलेगा। जब x बार तथा y बार पूर्णांक या अपूर्णांक में हो, इसमें किसी में भी हो, चाहे पूर्णांक में हो या अपूर्णांक में हो, तथा चल मूल्य अधिक बड़े ना हो, यानी बहुत ज्यादा बड़े ना हो, यानी कैलकुलेशन में आसानी हो, गुणा करने में, वर्ग करने में अगर हमें आसानी हो, तो सबसे बेस्ट रूल है r का यानी सहसंबंधांक का कि n इंटू सिग्मा एक्स वाई, यानी पहले x और y का गुणा करके उसका योग करेंगे, जो जवाब आएगा उसको n के साथ में गुणा करेंगे। n का मतलब होता है अवलोकनों की संख्या, माइनस करेंगे x के टोटल और y के टोटल के गुणाकार को, यानी सिग्मा x इंटू सिग्मा y, जो भी जवाब आएगा इस पूरे में से उसको क्या किया जाएगा, माइनस। फिर अपॉन में आते हैं n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो भी चल मूल्य x है उसका सबका वर्ग करके उसका टोटल करके फिर n से गुणा किया जाएगा, माइनस ब्रैकेट में केवल x के मूल्यों को बिना वर्ग किए ही जोड़ लिया जाए, उसके बाद इसके अंदर रखा जाए, उसके बाद उसका वर्ग किया जाए। फिर रूट में सेम टू सेम y के साथ में भी ऐसा ही है, लेकिन ये रूल कब लगेगा, जब x बार तथा y बार पूर्णांक या अपूर्णांक में हो
तथा चाहे पूर्णांक में हो चाहे अपूर्णांक में, पूर्णांक का मतलब पूरा होना यानी इंटीजर्स नंबर्स होना, पॉइंट में दशमलव में ना होना, अपूर्णांक का मतलब दशमलव में भी होगा तो भी चलेगा। तीसरा मेथड है जब x बार तथा y बार पूर्णांक या अपूर्णांक में हो तथा चल मूल्य अधिक बड़े हों। इसमें पूर्णांक अपूर्णांक, इसमें भी अपूर्णांक, लेकिन इसमें चल मूल्य अधिक बड़े नहीं होते थे, जबकि इसमें चल मूल्य अधिक बड़े होंगे। तब हमें क्या करना है, यूवी का मेथड यूज करना है। इन शॉर्ट ये XY मेथड है, ये यूवी मेथड है। तो सहसंबंधांक यानी R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहां XY था वहां केवल क्या लग जाएगा, UV। यहां पर भी देखिए सिग्मा x सिग्मा v, सिग्मा x सिग्मा u, सिग्मा y सिग्मा v, अपॉन में भी n जैसा का वैसा, सिग्मा x स्क्वायर था तो यहाँ सिग्मा u का, यानी x की जगह पर u की वैल्यू पुट करनी है और y की जगह पर v, x की जगह u और y की जगह v। तो ये फॉर्मूला हमारा क्रिएट होता है। अब जरा देख लेते हैं कि u और v अगर आता है, सवाल में तो x y दिया रहता है, लेकिन अगर u और v आ रहा है तो उसको भी निकालने का कोई ना कोई तरीका होगा। ये हम लोगों ने 11वीं में अच्छी तरीके से समझा है, फिर भी मैं एक बार समझा रहा हूं। u की वैल्यू कैसे निकलेगी, x में से यानी जो भी चल मूल्य दिए हैं उसमें से एज्यूम मीन, इसको क्या पढ़ते हैं, एज्यूम मीन, तो यानी अनुमानित मध्यक को उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना। अनुमानित मध्यक क्या होता है कि x में किसी भी एक संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, a। उसी प्रकार y की लाइन में अगर हम किसी भी संख्या को अनुमानित मध्यक की तरह लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, b। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसा करते हैं, ताकि वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाए और हमें गणना करने में क्या हो जाए, आसानी। उसी प्रकार इससे भी ज्यादा छोटा करने के लिए हमें cx का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात हमें डिवाइड भी करना चाहिए किसी संख्या से, लेकिन सबको एक ही संख्या से डिवाइड करना है। उसी प्रकार अगर हम v निकालते समय किसी संख्या से डिवाइड करें तो हमारे लिए क्या होगा, cy। तो ये तो बात हो गई बड़े क्वेश्चंस के लिए। और दूसरी चीज क्या कि एग्जाम में तीनों मेथड में से किसी का भी अप्लाई अगर हम करते हैं तो भी हमें 5 नंबर पूरा मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड जो है, अधिकतर केसेस में बच्चे इसी को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है वो सबसे ज्यादा इजी है। फटाफट गुणा करके उसका वर्ग किया जाता है, तो इससे क्या होता है, जल्दी हमारा सवाल होता है। लेकिन जब वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो ये मेथड हमारे लिए सबसे जल्दी, मतलब ये मेथड से हम लोग सवाल को बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो ये बात हो गई बड़े प्रश्नों के लिए जो सूत्र हैं वो मैंने समझा दिया है। आपको अच्छी तरीके से इन सभी सूत्रों को याद करना है ताकि आने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से डील कर सकें। अब हम बात करने वाले हैं छोटे प्रश्नों हेतु सूत्र। अब छोटे प्रश्न यानी लघुत्तरीय प्रश्न, ये हमें 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाएंगे ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में। तो बात कर लेते हैं, जब प्रश्न में कोवेरियंस XY का मतलब होता है हिंदी में सहविचरण। अब सहविचरण का मतलब क्या होता है कि भाई माध्य में से लिए गए विचलनों के गुणाकार के योग को अगर अवलोकनों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वो हमारे लिए क्या होता है, कोवेरियंस XY। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको केवल n से डिवाइड कर दे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, सहविचरण यानी कोवेरियंस XY का सहविचरण, ऐसा भी पढ़ते हैं। फिर आगे क्या कि मतलब सवाल में हमें कोवेरियंस XY दिया जाए, x का प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यानी x का प्रमाप विचलन, जिसको शॉर्ट में इस तरीके से दर्शाएंगे। x के प्रमाप विचलन को शॉर्ट में ऐसा और y के प्रमाप विचलन को शॉर्ट में SY से दर्शाया जाता है। तो अगर हमें सवाल में कोवेरियंस XY, SX, SY ये तीनों ही चीजें ज्ञात हों तो R का अच्छा सा फॉर्मूला क्रिएट होता है, कोवेरियंस XY इज डिवाइडेड बाय SX इंटू SY। यानी हमें क्या करना है, XY के सह विचरण को X के प्रमाप विचलन और Y के प्रमाप विचलन के गुणाकार से भाग करना है। जो जवाब हमें प्राप्त होगा वो हमारे लिए R होगा, अर्थात सहसंबंधांक होगा। अब कोवेरियंस XY कई बार सवाल में नहीं दिया जाएगा तो उसको निकालने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। अभी भी मैंने बताया कोवेरियंस XY कहते ही किसे हैं, माध्य में से लिए गए विचलनों के गुणाकार के योग को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना, यानी अवलोकनों की संख्या से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो ये हमें जो प्राप्त होता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कोवेरियंस XY। उसी प्रकार अगर हमें सवाल में SX और SY नहीं दिया गया है तो उसके लिए भी कोई ना कोई रूल होना चाहिए। तो रूट में यानी वर्गमूल में माध्य में से लिए गए
विचलनों के वर्गों के योग को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से यानी अवलोकनों की संख्या से अगर हम भाग कर देते हैं और उसके बाद में उसका वर्गमूल निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, Sx यानी x का प्रमाप विचलन। उसी प्रकार y का प्रमाप विचलन यानी माध्यम में से लिए गए विचलनों के वर्गों के योग को अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें Sy मिल जाता है यानी y का प्रमाप विचलन मिल जाता है। उसी प्रकार दूसरा एक अगला रूल है, यदि प्रश्न में माध्य में से लिए गए विचलनों के गुणाकार का योग, अभी मैंने बताया ऊपर में, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अगर हमें ज्ञात है, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज्ञात है यानी अवलोकनों की संख्या n ज्ञात है, Sx यानी x का प्रमाप विचलन ज्ञात है, Sy यानी y का प्रमाप विचलन ज्ञात है। अगर ये सभी चार चीजें अगर हमें ज्ञात हैं तो r का फॉर्मूला बहुत ही आसानी से बन जाता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इस सूत्र में और इस सूत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, अंतर नहीं है। कैसे? कोवेरियंस एक्स वाई का रियल मतलब ही क्या होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। यानी अगर आप इस यहां से लेकर इसको लिखते हो तो इसका मतलब आपने क्या लिख दिया, कोवेरियंस एक्स वाई लिख दिया। और कोवेरियंस एक्स वाई को अगर हम एस एक्स इंटू एस वाई से डिवाइड करते हैं तो मिलता क्या है, आर। तो यानी किसी प्रकार का अंतर इन दोनों सूत्रों में नहीं है। यहां पर डायरेक्टली कोवेरियंस एक्स वाई लिखा गया है और यहां पर माध्यम में से लिए गए विचलनों के वर्ग गुणाकार के योग को n से डिवाइड कर यानी कोवेरियंस ही तो बन गया ये, और उसको एस एक्स इंटू एस वाई से डिवाइड किया गया है। सिंपल सी बात है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सूत्र बन जाता है। आगे हम लास्ट सूत्र के बारे में बात करेंगे। यदि प्रश्न में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस सूत्र में। यदि प्रश्न में सिग्मा एक्स वाई एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्स बार यानी माध्य, एक्स का माध्य, वाई बार यानी वाई का माध्य तथा एस एक्स यानी एक्स का प्रमाप विचलन और एस वाई यानी वाई का प्रमाप विचलन ज्ञात हो, तो ऐसे कंडीशन में हमें हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई यानी पहला वाला माइनस एन, उसके साथ में एक्स बार का गुणा वाई बार का गुणा अपॉन में एन वापिस और एस एक्स इंटू एस वाई तीनों का गुणाकार से इस पूरे ऊपर वाले को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, सहसंबंधांक का मान मिल जाएगा। बड़ा ही आसान है ये। जब मैं अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस के माध्यम से इन सभी सूत्रों को समझाऊंगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो आप सूत्र देख रहे हैं इससे रिलेटेड 5 नंबर में एक बड़ा सवाल सेक्शन एफ में आएगा और ये सभी सूत्र 3 नंबर 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये पूरे के पूरे जितने भी मैंने सूत्र अभी आपको समझाए हैं वे पूरे सूत्र आप अच्छी तरीके से याद करें।